सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मत् आचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मान्याः प्री पीएचडी कोर्स इति विषयम् अधिकृत्य अस्याः ज्ञान यज्ञशालायाः चौधरी महावीर प्रसाद महाविद्यालय संस्कृत विभागस्य विभागाध्यक्षा आचार्यवर्याः सुरेंद्रपाल सिंह महाभागाः तर्हि जगत्तारण महिला महाविद्यालयात् समागताः आचार्यवर्याः कनकलता दुबे वर्याः तर्हि अस्मिन् विभागे एव सहायक आचार्य रूपेण नियुक्ताः डॉक्टर दीप्ति विशुवर्याः, डॉक्टर किरण वर्मा वर्याः, डॉक्टर भानुप्रकाश त्रिपाठी वर्याः, डॉक्टर मनोज कुमार वर्याः, डॉक्टर विजय बहादुर वर्याः, डॉक्टर सत्य प्रकाश श्रीवास्तव वर्याः, पाठक वर्याः। तर्हि अस्मिन् कार्यक्रमे अथवा अस्यां संगोष्ठ्यां समावेताः आगंतुकाः नवागंतुकाः विद्यार्थिनः शोधार्थिनः भवतां भवतीभ्यश्च मदीयांसि भूयांसि नमांसि। मान्याः प्री पीएचडी कोर्स इत्यस्य पाठ्यक्रमे मदीयः विषयः वर्तते भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियां। तर्हि भवन्तः सर्वे शोधार्थिनः विद्यार्थिनः इति मन्ये अहं सर्वप्रथमम् अहं भूमिका रूपेण किंचित वक्तुकामो अस्मि। तदुपरान्तं भारतीय दर्शन की प्रवृत्तियां इति विषयस्य गंभीरं व्याख्यानं भवतां समेषां समक्षं समुपस्थापयामि। दर्शन निवेदनम् एकं यदि हिंदी माध्यमेन भवेत् चेत् सौकर्यं भविष्यति विद्यार्थिनां। दर्शन जो भी विद्यार्थी हैं दर्शन का सामान्य अर्थ तो जानते होंगे, लेकिन शोध की दृष्टि से जो नया अपडेट है, शोध की दृष्टि से दर्शन का क्या महात्म्य है, क्या अर्थ है, उसे हमें जानना चाहिए। अगर ये दर्शन शब्द जो है फिलॉसफी नहीं है, पहली बात तो ये क्लियर हो जाए कि जो दर्शन का ट्रांसलेशन हम फिलॉसफी करते हैं पाश्चात्य में, वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन उसका नहीं है। जो भारतीय दर्शन का जो टेक्निकल टर्म है, शोध की दृष्टि से जो है, इसे हम कहेंगे द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। दर्शन का मतलब जीवनस्य दर्शनम, जीवनस्य दर्शनम। फिलॉसफी ऑफ लाइफ। जीवन का जो दर्शन है वही भारतीय दर्शन है। अब ये जीवन का दर्शन कैसा दर्शन है? माने भारतीय जो दर्शन है वह लाइफ सेंट्रिक फिलॉसफी है। लाइफ सेंट्रिक फिलॉसफी। लाइफ सेंट्रिक फिलॉसफी को हम कह सकते हैं कि जीवन केंद्रितम दर्शनम। भारतीय दर्शनम जीवन केंद्रितम दर्शनम वर्तते, लाइफ सेंट्रिक फिलॉसफी। वो दर्शन शास्त्र के रूप में हो रही है। तो दर्शन के साथ एक शब्द जुड़ा है शास्त्र, जिसे हम कहते हैं शास्त्रम। शास्त्रम का मतलब सामान्य रूप में साइंस ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नॉलेज, माने ज्ञान का परिष्कृत और परिमार्जित रूप में जो अभिव्यक्तिकरण होता है भाषा के रूप में, उसे हम शास्त्र कहते हैं सामान्य रूप से। तो दर्शन जो लाइफ सेंट्रिक फिलॉसफी है, उसको
परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप में जब उसे भाषा में अभिव्यक्त किया गया तो वही हमारे सामने आया दर्शन शास्त्र के रूप में। दर्शन शास्त्र के रूप में। इस सारे दर्शन की बात कर रहा हूं, भारतीय दर्शन माने सर्व दर्शन संग्रह से लेकर के जो भी आप जितने फिलॉसफी जाते हैं उनकी सामान्य प्रवृत्ति है कि सारा जो भारतीय दर्शन है वो लाइफ सेंट्रिक है, और भारतीय दर्शन की जो लाइफ सेंट्रिक फिलॉसफी है उसकी जो अभिव्यक्ति हो रही है वह बहुत ही परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप में हो रही है, इसलिए हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। अब इस दर्शन शास्त्र का लक्ष्य क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्वार्थम अनुद्दिश्य न मंदो अभी प्रवर्तते, तो हर एक जो ज्ञान होगा उसका या हर एक जो क्रिया होगी उसका कोई ना कोई अभिलक्ष्य होगा, कोई ना कोई इसका उद्देश्य होगा। तो इस दर्शन शास्त्र का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र का क्या प्रयोजन है? तो सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है जो बद्धावस्था से मुक्तावस्था की प्राप्ति, बद्धावस्था से मुक्तावस्था, ये दर्शन का सामान्य प्रयोजन है पूरे भारतीय दर्शन। इसे अंग्रेजी में कहेंगे फ्रॉम कंडीशनड स्टेज टू डीकंडीशनड स्टेज। एक कंडीशनड जो स्टेज है, एक कंडीशनड स्टेज जो है माने इसको हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट है, फाइनाइट स्टेज से इनफाइनाइट स्टेज की तरफ जाना, यही भारतीय दर्शन का जो है उद्देश्य है। एक कंडीशन है जिसे जो आस्तिक फिलॉसफर हैं वो कहते हैं कि यह कंडीशन जो है ये गॉड ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है। जो नास्तिक फिलॉसफर है उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन सामान्य रूप से भारतीय दर्शन का जो उद्देश्य है वो कंडीशनड स्टेज से डीकंडीशनड स्टेज की प्राप्ति, बद्धावस्था से मुक्तावस्था की तरफ जाने का जो प्रक्रिया है वही भारतीय दर्शन का सामान्य उद्देश्य है। हम कह सकते हैं कर्मों के संस्कार से बंधे हुए हैं और भी चीजें हैं, हम जिससे बंधे हुए उनसे मुक्त होना चाहिए। और इसीलिए जो मॉडर्न फिलॉसफर, जो आधुनिक दार्शनिक हैं, वो कहते हैं कि डीप्रोग्रामिंग ऑफ द साइकिक बॉडी इज द पर्पज ऑफ इंडियन फिलॉसफी। फिर से समझिए, साइकिक बॉडी, तीन प्रकार की शरीर होती है सामान्य रूप से। एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। साइकिक बॉडी जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, उसकी डीप्रोग्रामिंग हो जाए, क्योंकि वही हमको बद्ध कर रही है, बांध रही है, उसकी डीप्रोग्रामिंग कर लिया जाए वही साइकिक बॉडी का, तो क्या होगा, हम डीकंडीशनड स्टेज तक पहुंच जाएंगे। माने ये दर्शन का जो है सामान्य उद्देश्य हुआ। तो इस दर्शन शास्त्र के लिए बद्धावस्था से मुक्तावस्था की तरफ जाने के लिए भारतीय दर्शन दार्शनिकों ने अपने अलग अलग सिद्धांत रचे। सारे भारतीय जितने दार्शनिक आचार्य हैं, जिनको हम संप्रदायों में बांटते हैं, तो यही बद्धावस्था से मुक्तावस्था की तरफ जाने के लिए अपने अपने सिद्धांतों की रचना की। अब प्रश्न यह हो सकता है कि अपने अपने सिद्धांत, एक सिद्धांत से ही काम क्यों नहीं चल सकता था? ये सारे अलग अलग सिद्धांत क्यों रचे? उसका कारण यह है क्योंकि जो ये जगत है वो प्लूरल है, माने जो जगत है वो प्लूरलिस्टिक है। ये संसार जो हम अनुभव में पहले हम जो देखते हैं एक प्लूरिटी दिखती है। प्लूरल से मतलब तात्पर्य यह है कि यहां विविधता है। इस विविधता के कारण से हमें जो है अलग अलग जो दार्शनिक आचार्य हैं, सिद्धांत हैं, अपने अलग अलग दर्शन दिए, दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, क्योंकि द वर्ल्ड इज प्लूरल, दिस इज द प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड। उसी से वर्ल्ड व्यू बना। और इसमें अगर इनकी दो प्रवृत्तियां देखें, इसमें दो
आइडियोलॉजी क्या है, इनमें सामान्य दो प्रवृत्तियां कैसे बांट सकते हैं, तो दो प्रकार के जो है वहां सिद्धांत हैं। एक तो मॉडल है जिसको हम कहेंगे टॉप डाउन मॉडल, टॉप डाउन मॉडल, और दूसरा मॉडल है डाउन टॉप मॉडल, डाउन टॉप मॉडल। दो सिद्धांतों पर भारतीय दर्शन के जो अलग अलग जो विविधताएं दिखाई देती हैं, जो संप्रदाय दिखाई देते हैं, उन संप्रदायों में अगर सामान्य प्रवृत्ति देखें तो दो प्रकार की प्रवृत्ति है। एक टॉप डाउन मॉडल है, इसको संस्कृत में हम कह सकते हैं टॉप से डाउन, माने अवरोही, अवरोही सिद्धांत। एक है आरोही सिद्धांत, डाउन टॉप मॉडल। दो प्रकार के सिद्धांत हैं जिन पर पूरा भारतीय दर्शन में अलग अलग संप्रदाय रचे गए हैं और उनकी जो है अलग से माने उनकी व्याख्या होती है टीकाओं के रूप में और संप्रदायों के रूप में। एक टॉप डाउन मॉडल क्या है? टॉप से डाउन आस्तिक जो दर्शन है, आस्तिक दर्शन में जो वेदांत दर्शन है, उस वेदांत दर्शन में क्या हुआ, एनालिसिस स्टार्ट होता है वेद से, विश्लेषण, विश्लेषण वेद का किया जाता है, अपौरुषेय शास्त्रों का किया जाता है और बाद में अपने अनुभवों से उसकी संगति बैठाई जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये आस्तिकवादियों का टॉप डाउन मॉडल है कि जो भी विश्लेषण की प्रारंभ, विश्लेषण का जो आरंभ होगा वो स्टार्ट होगा अपने अपौरुषेय शास्त्रों से और बाद में अपने डेली जो दैनंदिन अनुभव हैं उन अनुभव से उस विश्लेषण की संगति बनाई जाएगी और उससे जो निकला हुआ जो दर्शन शास्त्र है वह आस्तिक दर्शन शास्त्र कहलाता है। अब इस डाउन टॉप जो मॉडल है उसे आस्तिक दर्शन शास्त्र में कुछ ऐसे दार्शनिक संप्रदाय हुए जो पहले अपना जो दैनंदिन अनुभव है वहां से विश्लेषण स्टार्ट किए और बाद में वैदिक जो अपौरुषेय शास्त्र हैं उनसे संगति स्थापित की। तो आस्तिक दर्शन में एक तो हमें टॉप डाउन मॉडल दिखता है और दूसरा हमें डाउन टॉप मॉडल दिखता है। अब टॉप डाउन मॉडल में जो है हम पूरा जो वेदांत फिलॉसफिकल सिस्टम है और जो वेदांत फिलॉसफिकल सिस्टम है उसमें भी तरह तरह के बहुत सारे दार्शनिक संप्रदाय हैं। इवन अद्वैत के भी, अद्वैत में भी कई संप्रदाय दिखाई देते हैं जिसमें शिवाद्वैत है, काश्मीर संयोजन कहते हैं हम जो है, इसी तरह से शब्द ब्रह्म अद्वैत है, इसी तरह से जो है शुद्धाद्वैत है वल्लभाचार्य का, आचार्य शंकर का जो ब्रह्म अद्वैत है। इस तरह से अद्वैत के नॉन डुअलिस्टिक जो फिलॉसफी है उसके भी अलग अलग जो है संप्रदाय दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें जो मॉडल काम करता है यही टॉप डाउन मॉडल कि जो विश्लेषण होगा, जो विमर्श होगा वो स्टार्ट आरंभ होगा हमारे अपौरुषेय शास्त्र से, अपौरुषेय से तात्पर्य वेद से, ब्राह्मण से, आरण्यक से, उपनिषद से। अब उसमें भी जो है उपनिषद प्रधान है क्योंकि उपनिषद के जो सेंटेंस हैं, वाक्य हैं, ज्यादा फिलॉसफिकल, वहां से विश्लेषण स्टार्ट होगा और बाद में जो दैनंदिन एक जगत दिखाई देता है उसमें जो होने वाले जो व्यापार हैं उनके साथ तादाद स्थापित करके फिर जो है शास्त्रों को फिर निर्वचन किया जाएगा, उनकी अभिव्यक्ति की जाएगी। ये हमारा टॉप डाउन मॉडल। जो इसके अलावा जो आस्तिक दर्शन में और जो दर्शन है जिसमें न्याय वैशेषिक फिलॉसफिकल सिस्टम प्रधान है उसमें जो है डाउन टॉप मॉडल स्टार्ट होता है। डाउन टॉप मॉडल से क्या मतलब है कि जो उनका विश्लेषण है वो जगत को देखते हैं, इसमें प्लूरलिज्म है, इसमें विविधता है, बाद में इस विविधता को स्थापित करने के लिए फिर वो वेद से जो है उस अपने को, अपने विचार की संगति माने प्रामाणिकता करते हैं, उसको प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। तो इस आधार पे टॉप डाउन मॉडल और डाउन टॉप मॉडल के आधार पर बद्धावस्था से मुक्तावस्था की तरफ जाने का जो प्रयोजन है, जो प्रकल्प है, वह भारतीय दर्शन का उद्देश्य है।
अब प्रश्न यह होता है, नास्तिकों की क्या स्थिति? नास्तिकों को इन दोनों का मिक्सअप रूप है, मिश्रित रूप, चाहे चार्वाक हो, चाहे बौद्धिज्म हो और चाहे जो है जैनिज्म। लेकिन इन सबके जो केंद्र में जो स्थापित हुआ दर्शन, वह स्थापित हुआ उसके भी 3 सिद्धांत हुए। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं आप लोग समझ लीजिए। एक जो है जिससे वैश्विक दृष्टि बनी, इसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड व्यू। रिसर्च में वर्ल्ड व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्ल्ड व्यू का मतलब यह होता है कि आपका अपना इस संसार के प्रति नजरिया कैसा है। इसी आधार पर हम जो है शोध कार्य करते हैं। तो हमारा जो भारतीय दर्शन है उसकी जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं, उसमें जो वर्ल्ड व्यू बना, उसमें जो आचार्यों की वैश्विक दृष्टि बनी, उस वैश्विक दृष्टि के भी जो है वो 3 कारण हैं। एक है कि जो भारत की भूमि है वह जो है वह बहुत ही इंडियन फिलॉसफिकल स्पिरिचुअल कल्चर के लिए बहुत ही पॉजिटिव। फिर से समझिए, भारत की जो भूमि है, ये जो भारत है, इसमें जो है यहां का जो ऐसा पर्यावरण था, ऐसा परिवेश था, जो है वह माने दार्शनिक आध्यात्मिक और तार्किक, दार्शनिक आध्यात्मिक और तार्किक चिंतन के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण यहां मिलता है। माने हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि इंडिया इज द प्लेस ऑफ फिलॉसफिकल स्पिरिचुअल एंड लॉजिकल थिंकिंग। क्योंकि ये हमारा जनरेशन टू जनरेशन हमारा वातावरण ही था। इसीलिए भायाम रता इति भारत देशा कहते हैं। भा का मतलब जो है प्रकाश, प्रकाश का मतलब ज्ञान में रहता, जो ज्ञान में ही आनंद प्रदान करे, आनंद रखे, वही भारत है। हम लोग जो है जो आनंद लेते हैं नॉलेज में लेते हैं। इसलिए एक तो ये जो मॉडल हमारे यहाँ दिखाई देता है, टॉप डाउन मॉडल या डाउन टॉप मॉडल, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारा जो भारत जो जगह है उस जगह ही इस तरह की थी, उर्वर थी। इसलिए जो है लोगों ने दर्शन का विश्लेषण किया, दर्शन को सिस्टेमेटिकली और लाइफ सेंट्रिक होकर के जो है एनालिसिस किया। दूसरा जो है कारण है दैनंदिन अनुभव। एक तो हमारा दिन ब दिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम कुछ एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हैं, उससे संस्कार बनता है, संस्कार से फिर ज्ञान बनता है, और उस ज्ञान को अगर हम अभिव्यक्त करेंगे तो जो है वह भी कहीं न कहीं जो है दर्शन से अनुप्राणित होगा। एक तो हमारा एक्सपीरियंस ऑफ द डेली टू डेली लाइफ, डेली टू डेली जो लाइफ में हमारा एक्सपीरियंस है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था हमारे यहां जो वादे वादे जायते तत्वबोधा, माने शास्त्रार्थ की जो परंपरा आई, शास्त्रार्थ परंपरा माने एक स्कूल ऑफ थॉट, दर्शन का एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से इंटरेक्ट होता था। अगर न्याय दर्शन गौतमीय न्याय अगर इतना बड़ा दिखाई देता है, 550 बीसी में आचार्य गौतम ने उसको स्थापित किया, फिर वहां से न्याय सूत्र लिख करके, फिर न्याय सूत्र पर आगे जो है 200 एडी में वात्स्यायन ने न्याय सूत्र भाष्य लिखा, फिर उसके बाद 400 एडी में उस पर उद्योतकर ने न्याय भाष्य वार्तिक लिखा, और आगे चल के फिर जो है न्याय भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी गई वाचस्पति मिश्र के द्वारा। अब 10वीं शताब्दी में उदयनाचार्य के द्वारा न्याय सूत्र भाष्य वार्तिक तात्पर्य टीका परिशुद्ध लिखा गया, और बाद में न्याय और वैशेषिक 10वीं शताब्दी में एक हो जाते हैं, और वहीं से नव्य न्याय दर्शन का जो है शुभारंभ होता है। और यद्यपि उसका प्रारंभ जो है उदयनाचार्य से होता है, लेकिन 13वीं या 14वीं शताब्दी में मिथिला के बहुत बड़े नव्य न्यायिक गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंता जब ग्रंथ लिखा तो वहां से नव्य न्याय का प्रारंभ होता है। बाद के जो ग्रंथ हैं वो नव्य न्याय के ग्रंथ माने जाते हैं। तो इस तरह से आप परंपरा देखिए, 550 बीसी से स्टार्ट होने वाली न्याय की परंपरा
17वीं शताब्दी तक जो है दिखाई देती है। तर्क संग्रह, तर्क भाषा, ये सब जो प्रकरण ग्रंथ है कहीं न कहीं वो नवन्याय से अनुप्राणित होने वाले ग्रंथ है, जिसको हम लोग ये परंपरा इतनी विस्तृत कैसे हो गई, ये सूत्र टीका भाष्य वार्तिक इन सब में कैसे आगे बढ़ती गई, अगर इस पर विचार किया जाए। इसकी सामान्य प्रवृत्ति क्या थी? इसकी सामान्य प्रवृत्ति यही शास्त्रार्थ परंपरा थी कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। अगर हमारे पास बुद्धिस्ट लॉजिशियन न होते, अगर हमारे पास दिंगनाथ जैसे लोग नहीं होते, अगर हमारे पास विज्ञान भिक्षु जैसे लोग नहीं होते, धर्मकीर्ति जैसे नैयायिक नहीं होते, बुद्धिस्ट जो हमेशा जो गौतमी न्याय था उसका काउंटर करते थे, तो एक गौतमी न्याय इतना आगे नहीं बढ़ता। तो हमारी जो परंपरा थी जो है वो शास्त्रार्थ की परंपरा थी, और इसी इन्हीं तीनों से मिलकर के माने शास्त्रार्थ परंपरा का मतलब इसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक, तार्किक चिंतन प्लस दैनिक अनुभव, माने अगर A प्लस B मिला देते हैं ये तीसरा निकल जाता है मैथमेटिकली C। ये शास्त्रार्थ परंपरा का मतलब सिर्फ दार्शनिक, आध्यात्मिक और तार्किक चिंतन नहीं, हमारा जो दैनंदिन अनुभव है उसके साथ भी उसकी संगति होनी चाहिए। कि जो शास्त्रार्थ परंपरा डेवलप हुई उसमें A और प्लस B मिलाएंगे तो हमारा जो शास्त्रार्थ परंपरा, जिसको हम कहेंगे इंटरेक्शन विद द इंटेलेक्चुअल्स, तो इन तीनों के आधार पर भारतीय दर्शन का जो है वर्ल्ड व्यू, वैश्विक दृष्टि जो है उत्पन्न हुई इन तीनों के आधार पर। और इसीलिए यद्यपि दर्शन एक है जो लाइफ सेंट्रिक था, लेकिन उस दर्शन में भी जो है कई भेद उत्पन्न हुए, कई संप्रदाय आए, कई स्कूल ऑफ थॉट्स आए। चल सकता है इसमें नहीं मिलेगा। एक्चुअली कुछ ऑर्गेनाइजर को थोड़ा सा दिक्कत हुई, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं आता, इसलिए मुझे या तो पावर पॉइंट या तो बोर्ड चाहिए, तो इसलिए जो है पहले का उनको पता चलता तो अच्छा मुझे जानकारी नहीं थी सर, पर फ्यूचर में ऐसा कर जी क्योंकि अल्टीमेटली नॉलेज हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के लिए है। आप लोग अपनी दृष्टि को व्यापक करिए। तो ये जो है तो शास्त्रार्थ परंपरा जो वैश्विक दृष्टि, इन्हीं तीनों के आधार पर जो विश्व दिखाई दिया, जगत दिखाई दिया, उसमें विविधता जो थी, उस विविधता को परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप में भाषा में अभिव्यक्त किया गया। क्योंकि विविधता जो है अलग अलग थी, इसलिए जो भारतीय दर्शन में जो शास्त्रीय चिंतन था वो अलग अलग हुआ, और इसीलिए वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स का डेवलपमेंट। और अगर उनके सामान्य प्रवृत्तियों को देखें, भारतीय दर्शन में जो वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनकी प्रवृत्तियों को देखें तो उनको हम दो भागों में बांटते हैं, आप लोग उसको जानते ही हैं। एक तो आस्तिक दर्शन है और दूसरा जो है नास्तिक दर्शन है। आस्तिकम नास्तिकम च, दर्शन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, ये सामान्य अवधारणा। क्यों? इन्हीं तीनों सिद्धांत के आधार पर कि दार्शनिक और तार्किक चिंतन पृष्ठभूमि थी हमारी, दैनंदिन हमारा अनुभव था, और इसके साथ साथ शास्त्रार्थ का परंपरा था। इसलिए इंडियन फिलॉसफी में कुछ भी चीज ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती, हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के बाद, तार्किक चिंतन के बाद एक्सेप्ट किया गया। इसलिए शास्त्रार्थ की एक अच्छी परंपरा दिखाई देती है। आप लोग इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हुआ है जिज्ञासा शब्द का प्रयोग किया गया, डाउट नहीं, तो जिज्ञासा से तात्पर्य है कि शिष्य जिज्ञासा करता है, जानना चाहता है। वहीं से दर्शन जो है शुभारंभ जो है हम देख सकते हैं। तो आस्तिक और नास्तिक में आप सभी लोग दर्शन के होंगे, जानते होंगे। एक चीज दर्शन, एक रिसर्च की दृष्टि से आपको बता देना चाहता हूं, कुछ लोग जो वेस्टर्न के लोग हैं आस्तिक को एथीस्ट कहते हैं और आस्तिक को थीस्ट कहते हैं और नास्तिक को एथीस्ट कहते हैं। ये जो है बहुत ही गलत ट्रांसलेशन है। एथीस्ट, इसका थीस्ट हो जाए, आस्तिक को थीस्ट का थियोलॉजी से बना हुआ है, यहां से निकला हुआ है, और उसको एथीस्ट माने नास्तिक। जो थीस्ट है और जो एथीस्ट है,
अगर इस ट्रांसलेशन को गूगल पे देखेंगे तो थीस्ट और एथीस्ट का मतलब जो ईश्वर में विश्वास करे वह थीस्ट है, जो ईश्वर की सत्ता को न माने वो एथीस्ट है। माने जो ईश्वर में विश्वास करे वह आस्तिक कहलाया जाएगा, जो ईश्वर में विश्वास न करे वह नास्तिक कहलाया जाएगा। एथीस्ट और थीस्ट जो ट्रांसलेशन है वह अपने भारतीय दर्शन के इस आस्तिक और नास्तिक का अनुवाद नहीं करते। यहां आप लोग सामान्य रूप से जानते होंगे कि नास्तिको वेद चिंतका, अर्थात नास्तिक वह है जो वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार न करे, वेद को एक अथॉरिटी के रूप में स्वीकार न करे, उसे नास्तिक कहें, ना कि जो ईश्वर में विश्वास न करे। इसी तरह से आस्तिक को भी हम उसी तरह से कहेंगे जो वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है कि वेद इटसेल्फ हैज अथॉरिटी। अगर कुछ भी उसे प्रमाणित करना है तो वेद के वाक्य, यहां वेद के वाक्यों से तात्पर्य उपनिषद के वाक्यों से है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वही वाक्य जो है फिलॉसफिकल है। तो जो थीस्ट हैं जो वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करें, लेकिन कभी कभी जैसे आप कहेंगे कि सर ईश्वर को भी तो मानते हैं जो वेद को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, ऐसी शंका हो सकती है। तो उनके लिए बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां आस्तिक में जो संप्रदाय है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, और सबसे आप इसका यूनिक प्रवृत्ति देखिए कि जो इनका आधारभूत ग्रंथ है वो सूत्र शैली में लिखा गया। सांख्य को लिखा किसने? कपिल ने सांख्य सूत्र में, पूर्व मीमांसा को जैमिन ने मीमांसा सूत्र में, न्याय का न्याय सूत्र गौतम ने, वैशेषिक सूत्र पराग ने, ब्रह्म सूत्र बादरायण। आप देखें ये भारतीय दर्शन की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि इसके जो आधारभूत ग्रंथ जो आस्तिक दर्शन के हैं वो सूत्र शैली में लिखे गए हैं। और सूत्र का तात्पर्य आप लोग जानते ही कि अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवर विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यं च सूत्रम सूत्र विदुरो। ये हमारा जो ज्ञान है, जो शास्त्र है, उस शास्त्र को अभिव्यक्त करने के लिए पहले मंत्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मंत्रात्मक शैली हो, बाद में उसमें जो है भाष्य और वार्तिक टीकाएं लिखी जाती है। पाश्चात्य का अगर दर्शन देखेंगे वहां जो है वहां सूत्र शैली नहीं, वहां व्याख्यान से ही स्टार्टिंग होती है। तो हमारी जो सूत्र शैली में आरंभ होने की जो प्रवृत्ति है, भारत के दर्शन के सारे ग्रंथ जो है, जो आस्तिक ग्रंथ हैं, वो सूत्रात्मक शैली में इसीलिए लिखे गए हैं कि जो रियलिटी है उसको, रियलिटी को सशक्त भाषा में, समृद्ध भाषा में, परिष्कृत भाषा में अत्यंत ही संक्षिप्त रूप में इनकोड कर दिया जाए, जिससे वह यूनिवर्सल हो, उसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल हो। समय समय पर उन सूत्रों की काल के अनुसार उनकी व्याख्या अलग अलग लोग करते रहें। तो यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए हमारे यहाँ जो भी दर्शन शास्त्र के आधारभूत ग्रंथ हैं वो सूत्र शैली में लिखे गए। अब यहां जो सूत्र शैली में आस्तिक ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें आप देखें बहुत सारे जो हमारे जो भारतीय दर्शन के आस्तिक संप्रदाय या आस्तिक के जो ग्रंथ हैं या जो दर्शन हैं, वह जो है उनमें ईश्वर की सत्ता कुछ दर्शन नहीं स्वीकार करता है। आप लोग जानते ही होंगे पूर्व मीमांसा ईश्वर की, आप देखेंगे सांख्य, जिसको कुछ लोग से निरीश्वर सांख्य कहते हैं। वैशेषिक सूत्र में ईश्वर की सत्ता नहीं है। बाद में प्रशस्त भाष्य ने जब वैशेषिक सूत्र भाष्य लिखा तो वहां पर ईश्वर को बाद में ऐड किया गया, शुरुआत में ईश्वर नहीं। यही नहीं, अद्वैत वेदांत में ईश्वर जो है वो सबसे सर्वोच्च अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। अद्वैत वेदांत में ब्रह्म सत्य जो है कह सकते हैं वो अल्टीमेट रियलिटी। तो वहां भी ईश्वर की सत्ता जो है वो है तो, लेकिन वह उसकी कोटि जो है वो अवर है। इस आधार पर हम कह सकते हैं पूर्व मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, इनके आधार पर कह सकते हैं कि आस्तिक का तात्पर्य यह नहीं होता कि जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करे। हमारे आस्तिक संप्रदाय के ये सारे जो प्रमुख दार्शनिक जो सिद्धांत हैं, संप्रदाय हैं, उनमें ईश्वर की सत्ता दृष्टिगत नहीं होती स्थूलतया। तो ये जो हमारा जो दर्शन जो है डिवाइड हुआ आस्तिक और नास्तिक में,
में, इसके पृष्ठभूमि में वही 3 कारण थे कि एक तो हमारी जो है दार्शनिक और तार्किक पृष्ठभूमि थी, दूसरा हमारा जो है अनुभव था, और तीसरा जो है शास्त्रार्थ की परंपरा थी। इसके आधार पर हमारी वैश्विक दृष्टि बनी, और वैश्विक दृष्टि में चूंकि विविधता थी, और इसलिए जो है क्योंकि जो संसार था वो प्लूरल था, इसलिए दार्शनिक का जो है जो संप्रदाय थे उन्होंने अपना अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप किए। पर्पज क्या था? पर्पज सबका यही है कि बद्धावस्था से मुक्तावस्था की तरफ जाना, कंडीशनड स्टेज से डीकंडीशनड स्टेज को प्राप्त करना, यही उसका जो है पर्पज। अब भारतीय दर्शन की जो है जो हम डिवीजन करते हैं, उस दर्शन के डिवीजन में पाश्चात्यों ने भारतीय दर्शन को 3 या 4 डिवीजन में अंतर्भुक्त कर लिया, जो गलत है। क्योंकि मैं पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनको जो है मतलब प्रेरित करना चाहता हूं कि इन सब चीजों पर चिंतन करें, विचार करें, ये सब फाइंडिंग्स उनके काम में आ जाए। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भारतीय दर्शन को जब विभाजित किया उनके कंटेंट पर, कंटेंट में उनके विषय को देखकर उन्होंने 3 या 4 भागों में बांटा। एक को कहते हैं ओंटोलॉजी, दूसरा मेटाफिजिक्स, तीसरा एपिस्टेमोलॉजी और चौथा एथिक्स। अब कुछ लोग ओंटोलॉजी और मेटाफिजिक्स को एक साथ ही मान लेते हैं। ओंटोलॉजी माने तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स का मतलब सत्ता मीमांसा, इसे कहते हैं अपूर्व मीमांसा में कहेंगे अच्छा इस तरह से यज्ञ करो, नहीं करोगे तो अपूर्व नहीं होगा। तो अपूर्व का मतलब मेटाफिजिकल एंटिटी, उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उसको जो है जानना जरूरी है। घट में घटत्व, घटत्व में घटक तत्व जो जोड़ते हैं वो क्या हुआ? वो मेटाफिजिकल एंटिटी हो गया। तो ये जो हमारा जो ओंटोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी में प्रमाण मीमांसा, कितने प्रमाण हैं आप लोग जानते ही होंगे, जो है उनमें हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हर दर्शन की अपनी एक प्रमाण मीमांसा है, हर दर्शन की अपनी एक तत्व मीमांसा या सत्ता मीमांसा, जिसको मेटाफिजिक्स कहेंगे, और हर दर्शन की अपनी आचार मीमांसा है। आचार का मतलब इस दर्शन का ज्ञान करके हम उसमें अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने जा रहे हैं, हमारा बिहेव कैसे परिवर्तित हो रहा है। हमारे यहां यही इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान का मतलब वो आपके व्यक्तित्व में परिलक्षित होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान के लिए 3 क्रम बताए गए हैं, वो भी भारतीय दर्शन की सामान्य प्रवृत्ति है। श्रवण की परंपरा, मनन की परंपरा और निध्यासन की परंपरा। इसीलिए आप तर्क संग्रह में देखेंगे, जब बाला नाम सुख बोधाय क्रियते तर्क संग्रह कहा जाता है, तो बाला का जो है दीपिकाकार ने उसका जो है व्याख्या किया है कि ग्रहण धारण पटु बाला, जो ग्रहण करे ज्ञान को और साथ में धारण भी करे ज्ञान को, वही बालक है। पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ? ग्रहण तो लोग कर रहे हैं लेकिन धारण नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके यहां निधिध्यासन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पाश्चात्य एजुकेशन सिस्टम में, मैकाले एजुकेशन सिस्टम हम कह सकते हैं। हमारे यहां ज्ञान को धारण करने की निधिध्यासन की परंपरा है कि आप हियरिंग करिए, सुनिए, थिंकिंग करिए, मनन करिए, बाद में उसी नॉलेज पर मेडिटेशन करिए, मेडिटेट होइए, जिससे वह ज्ञान आपके व्यक्तित्व का अंग बन जाए और वह ज्ञान परिलक्षित हो जाए। और इसीलिए हमारी इस परंपरा में आप देखेंगे भारतीय दर्शन में जो जैन दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लिया, दूर से देख के कह सकते हैं कि जैनी होगा, क्योंकि वह ज्ञान को सिर्फ उसने ग्रहण नहीं किया, उसने उसको धारण किया और अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में उसको प्रतिबिंबित भी किया। बौद्ध को देख लेंगे, दूर से कह देंगे कि बुद्धिस्ट है, यही नहीं, न्याय नैयायिक को देख लेंगे तो आप कहेंगे कि नैयायिक है। वेदांत दर्शन को पढ़ने वाले को कह देंगे कि वेदांती है, उसके व्यक्तित्व में दिखाई देगा। तो भारतीय दर्शन की जो प्रवृत्ति है उसमें जो है उसको ग्रहण कैसे किया जाए, जब उपनिषद का वाक्य कहता है कि आत्मा वा अरे श्रोतव्यः, तो आगे फिर आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः कहते हैं। कैसे देखेंगे, कैसे उसको ग्रास्प करेंगे उस ज्ञान? आत्मा का मतलब नॉलेज, कहते हैं श्रोतव्यः, मंतव्यः, निधिध्यासव्यश्च। ये मेथोडोलॉजी है ज्ञान की। ज्ञान तो है, आत्मा का मतलब नॉलेज, वो नॉलेज तो है, उस नॉलेज का प्रविधि क्या है, उसको हम कैसे ग्रास्प करेंगे? कहते हैं 3 प्रकार की प्रविधि, सुनिए, चिंतन करिए और फिर उस पर मेडिटेशन करिए, निधिध्यासन करिए। इन्हीं आधार पर जो भारतीय दर्शन के जो 4 भाग बांटते हैं पाश्चात्य, वह भी गलत है।
भारतीय दर्शन के जो है कम से कम जो है 6 भाग होने चाहिए। ये मॉडर्न फाइंडिंग्स है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा का मतलब वही जैसे न्याय में कितने पदार्थ हैं या वैशेषिक में कितने पदार्थ हैं। सत्ता मीमांसा मेटाफिजिक्स, सत्ता मीमांसा, प्रमाण मीमांसा, प्रमाण मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, आचार मीमांसा। आचार मीमांसा यही ज्ञान को अपने व्यक्तित्व में उतारिए, ये भी भारतीय दर्शन की सामान्य प्रवृत्ति है। इसके साथ साथ दो बहुत महत्वपूर्ण जो हैं जिसको पाश्चात्यों की नजर नहीं पड़ती है, एक तो है योग मेडिटेशन और दूसरा है स्पिरिचुअल कल्ट बोलते हैं हम, यहां अंग्रेजी में लिख देते हैं मेडिटेशन और स्पिरिचुअल कल्ट। मेडिटेशन का मतलब बिना मेडिटेशन के, बिना ध्यान के इंडियन फिलॉसफी को ना आप ग्रास्प कर सकते हैं और ना इंडियन फिलॉसफी पर रिसर्च कर सकते हैं। मेडिटेशन इज आल्सो द एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन फिलॉसफी। और ये मेडिटेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पातंजल योग का एक ही मेडिटेशन का परंपरा है। बौद्ध का भी अपना योग है, जैनों का भी अपना योग है, तांत्रिकों का भी अपना योग है, शैव का भी अपना योग है। हर दर्शन में अपना अपना प्रकार का जो है मेडिटेटिव जो है कंडीशंस बताई गई हैं, मेडिटेटिव जो है उसमें टूल्स बताए गए। अगर इंडियन फिलॉसफी को समझना है या भारतीय दर्शन पर रिसर्च करना है तो मेडिटेशन पर बिना ध्यान दिए या मेडिटेशन का बिना फॉलो किए उसको एज ए टूल आप जो है इंडियन फिलॉसफी को ग्रास्प नहीं कर सकते। क्योंकि पाश्चात्य में मेडिटेशन का कोई शब्द ही नहीं है, वहां कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट। कंसंट्रेशन क्या होता है? अननेचुरल होता है, बाय फोर्स होता है। मेडिटेशन क्या है? नेचुरल होता है। नेचुरल वे में आप जो है किसी भी वस्तु पर जो है अपने को एकाग्रचित कर लीजिए या उस वस्तु के आकार से तथाकारित चित्त वाले हो जाइए। तो बिना मेडिटेटिव स्टेज के इंडियन फिलॉसफी नहीं समझी जा सकती। ये दो कंट्रीब्यूशन, स्पिरिचुअल कल्ट, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी जो प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये जितने भी दार्शनिक हैं उनकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। इसीलिए इंडियन फिलॉसफी में क्या हुआ है, उनका जो प्रधान क्या है, निःश्रेयस है। अभ्युदय तो है लेकिन जो केंद्र है वो स्पिरिचुअलिज्म है। और ये जो पाश्चात्य दर्शन है वहां मेडिटेशन और स्पिरिचुअल कल्ट ये सब थियोलॉजी के पार्ट आ गए। ये सब ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जो है ज्यू जो रिलीजन है, रिलीजन के पार्ट आ गए। वो फिलॉसफी का पार्ट नहीं बन पाया, दर्शन का पार्ट नहीं बन पाया। लेकिन भारतीय दर्शन जो है बिना मेडिटेशन के और बिना दार्शनिक दृष्टिकोण के हम भारतीय दर्शन को नहीं समझ सकते हैं, न तो उस पर कोई हम नया कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और अगर आप मेडिटेशन को नहीं समझेंगे या आध्यात्मिक प्रवृत्ति को नहीं अपनाएंगे तो भारतीय दर्शन को नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए बहुत ही अच्छा कहे माने कि अगर आप इंडियन फिलॉसफी को समझना है तो मेडिटेशन इज द गेटवे। थ्रू द गेटवे ऑफ द मेडिटेशन यू कैन एंटर इनटू द ओशन ऑफ द इंडियन फिलॉसफी, बट स्पिरिचुअल कल्ट इज द लॉ। अगर ये मेडिटेशन का क्या है, ये गेट है, इसके अंदर से आप जो है भारतीय दार्शनिक जो पूरा समुद्र है उसमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल कल्ट उसका ताला है। जब तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक आप उस मेडिटेशन के गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये हमारा जो है भारतीय दर्शन का जो है एक सामान्य जो प्रवृत्ति है, इन दोनों को हमें ऐड करना चाहिए या इन पर रिसर्च करना चाहिए और इनको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। क्योंकि ये हमारा जो है यूएसपी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या यूनिक सेलिंग जो है हम कह सकते हैं कि पॉइंट, इसको हम सेल कर सकते हैं। यही हमारी जो है आइडेंटिटी। स्पिरिचुअल कल्ट और मेडिटेशन जो कि टेक्नोलॉजी में होता कि नहीं बता सकते हैं, अगर हमें बताना है तो उनको मेडिटेशन पर रिसर्च करके और स्पिरिचुअल कल्ट पर रिसर्च करके हम बेस्ट को या पूरे विश्व को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जो भारतीय दर्शन आगे बढ़ा, ये आगे
बढ़ने में जो शास्त्रार्थ की परंपरा थी वो बहुत ही जो है उसका बड़ा योगदान है। अगर उसकी भी सामान्य अवधारणा या सामान्य प्रवृत्ति को देखें तो वह पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में आगे बढ़ती है। भारतीय दर्शन जो है वह किस रूप में आगे बढ़ता है? एक तो पूर्व पक्ष है और एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में भारतीय दर्शन की प्रवृत्ति आगे बढ़ती है। इसी पर परिभाष लिखे जाते हैं, टीकाएं लिखी जाती हैं, उप टीकाएं लिखी जाती हैं और इसी तरह से प्रकरण ग्रंथ आते हैं। लेकिन पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष जो है उसके केंद्र में है। पूर्व पक्ष का मतलब वही जहां नन लग जाए शास्त्रों में, इति चेत लग जाए, वो इन्वर्टेड कामा है। नन से स्टार्ट कर देंगे, इति चेत से जो है इन्वर्टेड कामा ला, तो उनका क्वेश्चन हो गया, माने पूर्व पक्षों का मतलब। ठीक, तो नन से जो है स्टार्टिंग और इति चेत से जो है उसका अंत, फिर आगे जो अपना वो अपना मत है। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के रूप में भारतीय दर्शन टीका उप टीका के रूप में जो है आगे बढ़ता है। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में भी आप लोग एक सामान्य सा जो है लोग इसमें भी भूल कर जाते हैं। वो मानते हैं कि पूर्व पक्षी का मतलब हमारा बहुत बड़ा एनिमी है, बहुत शत्रु है, माने उसको अपना दुश्मन मानते हैं। वेस्टर्न का कॉन्सेप्ट है पूर्व पक्ष, उनको माना कि नहीं ये शत्रु है, इसका खंडन करना, ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष में जो विरोध दिखाई देता है, उस विरोध की दो प्रवृत्तियां हैं। एक प्रवृत्ति को कहते हैं सह अनवस्थान विरोध, लिख लीजिए, सह अनवस्थान विरोध, और दूसरा है मल्ल प्रतिघात विरोध। मल्ल प्रतिघात विरोध, सह अनवस्थान विरोध, दो प्रकार के विरोध हैं पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष में। एक सह अनवस्थान विरोध है, दूसरा मल्ल प्रतिघात विरोध है। मल्ल प्रतिघात को पहले समझ लीजिए। मल्ल प्रतिघात से तात्पर्य, मल्ल का मतलब जो योद्धा होते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं, आपस में लड़ते तो है, विरोधी तो है, लेकिन उनका जो इंटेंशन होता है, उनका इंटेंशन दूसरे योद्धा को किलिंग नहीं होता, किसको जान से मार रहा हूं। उनका इंटेंशन होता है टू विन द गेम, हमें कुश्ती जीतनी है। लेकिन सह अनवस्थान विरोध क्या है? इसमें है कि एक साथ दो व्यक्ति नहीं रह सकते, माने एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, या तो मैं रहूंगा या तो तुम रहोगे। माने इसमें इंटेंशन हिंसक होती, इसमें किलिंग का इंटेंशन होता है, उसको मार के हम रहेंगे, हम ही रहेंगे, दूसरा नहीं रहेगा। जो इस प्रकार का विरोध है, यद्यपि भारतीयों ने चर्चा तो किया, लेकिन इस प्रकार का विरोध जो है अपने इंडियन फिलॉसफी में नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार का विरोध आपको वेस्ट में दिखाई देता है। इस प्रकार का जो विरोध है पाश्चात्य दार्शनिकों का विरोध है। मल्ल प्रतिघात जो विरोध है वह हमारा इंडियन फिलॉसफर का पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष का विरोध। नहीं तो एक हजार साल तक आप देखें, सारा जो है बौद्ध न्याय और उधर जो है अपना गौतमी न्याय आपस में परस्पर संवाद करते रहे और आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर के और जो है वो अपने अपने शास्त्रीय चिंतन संप्रदायों को पुष्पित और पल्लवित करते रहे। नहीं तो उस समय तो पूरा जो है लगभग उत्तर भारत ही पूरा बुद्धिस्ट था। राजा वो चाहता तो गौतमी माने पूरा जो है जो वेद से जो जुड़े हुए जो संप्रदाय थे उनको तो खत्म कर सकता, लेकिन उद्देश्य यही था। उद्देश्य इसमें क्या है कि इस प्रकार का विरोध होना क्यों चाहिए, शास्त्रार्थ होना क्यों चाहिए, डिबेट होना क्यों चाहिए, इसका भी भारतीय दर्शन में सामान्य जो है अवधारणा दी गई है। उद्देश्य है तत्व बुभुत्सु कथा। इस जो विरोध है, इस विरोध का जो उद्देश्य है, मल्ल प्रतिघात विरोध का जो उद्देश्य है, द पर्पज ऑफ दिस विरोध जो है वह मैं यहां लिख देता हूं, तत्व बुभुत्सु कथा। तत्व बुभुत्सु कथा, इसी को तत्व बुभुत्सु कथा वादा कहा गया है। तत्व को जानने की जो इच्छा है, कथा माने जिसको हम जो है शब्दों में भाषा में अभिव्यक्त करें कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी, एक्चुअली वास्तविकता क्या है। हम विरोध करके आपस में हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम दूसरे को खत्म करना चाहते हैं या मैं बड़ा हूं या तुम बड़े हो, इस पर हम डिस्कोर्स करना चाहते हैं। वास्तव में जो मल्ल प्रतिघात विरोध है, ये जो भारतीय दर्शन में दिखाई देता है, इसका जो उद्देश्य है क्या, तत्व क्या है, डिस्कवरी ऑन द ट्रुथ, यही हमारा शोध होना चाहिए। शोध का क्या मतलब है,
डिस्कवरी ऑन द ट्रूथ और डिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ। ये सत्य क्या है उसी का खोज करना, उसी का अन्वेषण करना, वही हमारा जो है वो शोध है। तो तत्व को जानना जो है, यही जो है मल्ल प्रतिघात विरोध में भारतीय दर्शन का जो है उद्देश्य था, सामान्य उद्देश्य था। और इसी मल्ल प्रतिघात विरोध के आधार पर पूरा जो भारतीय दर्शन, जो आपको बौद्ध का वेदांत से जो आपस में भेद दिखाई देता है, या कुमारी भट्ट का प्रभाकर मिश्र से जो विरोध दिखाई देता, हमारे यहां विरोध का भी दो प्रकार का है। एक तो है इंटर फिलॉसफिकल सिस्टम, एक है इंट्रा फिलॉसफिकल सिस्टम। इंटर फिलॉसफिकल सिस्टम का मतलब है कि एक दार्शनिक संप्रदाय का दूसरे दार्शनिक संप्रदाय के अंदर जो विरोध होता है, और दूसरा है कि उसी दर्शन के अंदर दो तीन आचार्यों का जो विरोध दिखाई देता है, उनका भी आपस में विरोध। लेकिन इन विरोध का वास्तव में उद्देश्य क्या है? इन विरोध का उद्देश्य फाइटिंग और किलिंग नहीं है जिनको खत्म करके हम विजयी बन जाए। इन विरोध का वास्तविक उद्देश्य यही है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये तत्व क्या है उसको जानना चाहते, इस संसार को जानना चाहते हैं, इस विश्व को जानना उनका उद्देश्य। प्रश्नोत्तर से तत्व क्या है? तत्व किसे कहेंगे? तत्व और अतत्व। Knowing X as X, that is called तत्व। X को X के रूप में जानो, Y को Y के रूप में जानो, वही तत्व है। इसीलिए जो है आप लोग तर्क भाषा में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं तत्व ज्ञानान निश्रेषाधिगमः। जब प्रमाण प्रमेय संसद प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत इस तरह से जो पहला जो पढ़ते हैं, आगे क्या है? तत्व ज्ञानान निश्रेषाधिगमः, कि इनके तत्व के ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होगी। और तत्व क्या है? कहते हैं कि knowing X as X, knowing Y as Y, that can be treated as तत्व। knowing X as Y और Y as X, this is अतत्व। X को Y समझ जाओ, Y को X समझ जाओ, ये अतत्व ज्ञान हो गया। और X को X के रूप में जानो, जैसे घट में घटत्व को जानो, घट में पटत्व को मत जानो, वह तत्व ज्ञान होगा। और इसी तत्व ज्ञान से क्या होगा? निश्रेयस की प्राप्ति। तो ये जो तत्व ज्ञान है, यही जो है इस मल्ल प्रतिघात विरोध में दिखाई देता है कि तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, ये अल्टीमेट रियलिटी है क्या। अब इसी तत्व ज्ञान को आधार बना करके भारतीय दर्शन में अनुबंध चतुष्टय, सिर्फ वेदांत का ही नहीं है, पूरे दर्शन में आपको अनुबंध चतुष्टय दिखाई देगा। जो फिलॉसफिकल सिस्टम बना, जो भारतीय दर्शन, चाहे वो चारवाक का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, सांख्य हो, न्याय हो, योग हो, सब में आप देखेंगे तो उसमें चार चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्रमाता है, दूसरा प्रमाण है, तीसरा प्रमेय है, और चौथा चौथी है, चौथा जो तत्व है प्रमाण। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। माने तत्व ज्ञान के आधार पर जो भारतीय दर्शन की सामान्य प्रवृत्तियां जो अभिव्यक्त होती हैं, सूत्रों में, भाष्यों में, टीकाओं में, उप टीकाओं में, सोपज्ञ वृत्तियों में, उनमें महत्वपूर्ण चार चीजें हैं। एक तो जो है हमारा है कंपोनेंट प्रमाता, नव्याय का टर्म है। दूसरा है प्रमाण, वात्स्यायन ने न्याय सूत्र भाष्य में बताया। तीसरा है प्रमेय और चौथा है प्रमाण। यही चार सामान्य प्रवृत्तियां प्रायः भारतीय दर्शन में दिखाई देती हैं। एक तो प्रमाता का मतलब नोवर, जानने वाला। प्रमाण का मतलब वो जानना, किसी प्रमाण से जानेगा। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द आप लोग समझते ही है प्रमाण। प्रमेय का मतलब संपूर्ण विश्व, जो भी उसका जो है वो जानने योग्य जो विषय है। माने हमारा जो है ये जो ज्ञान है, संसार है, ये हमारे लिए प्रमेय है। और वास्तव में जब इन तीनों को मिलाएंगे तो प्रमा की उत्पत्ति हो। भारतीय दर्शनकार कहते हैं कि प्रमाता डायरेक्ट प्रमेय के द्वारा नहीं पहुंच सकता। आजकल जो गूगल गुरु का इस्तेमाल लोग करते हैं, भारतीय दर्शन की अवधारणा है कि प्रमाता प्रमेय, प्रमाता माने इस विश्व का जो नोवर है, विद्यार्थी है, इस विश्व का ज्ञान जो है स्वयं नहीं कर सकते हैं। ये मॉडल ही है, भारतीय दर्शन का ये मॉडल है
कि अगर प्रमेय तक जाता है प्रमाता तो वह प्रमाण के थ्रू ही जा सकता है। बिना प्रमाण के, बिना मीडिएटर के वह प्रमेय तक नहीं समझा सकता है। अपवाद हो सकते हैं लेकिन ये सामान्य प्रकृति है, ये सामान्य अवधारणा। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा ये चार भारतीय दर्शन के सामान्य जो है प्रकृतियां हैं, सामान्य जो है जो भारतीय दर्शन अभिव्यक्त होता है ग्रंथों में। इसी तरह से आप देख सकते हैं जब अनुबंध चतुष्टय की बात आती है उसमें आता है अधिकारी, अधिकारी प्रातिपदिक में, पद में अधिकारी। यहां हो जाएगा संबंध, यहां हो जाएगा विषय और यहां हो जाएगा प्रयोजन। अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, इसी को अनुबंध चतुष्टय कहेंगे। ये क्या है? भारतीय दर्शन की सिनॉप्सिस है। आप लोग सिनॉप्सिस लिखेंगे, सिनॉप्सिस पास होगा। उस सिनॉप्सिस में यही चार चीजों को ध्यान रखना। यही हमारा इंडियन फिलॉसफिकल सिस्टम का ट्रेडिशनल सिनॉप्सिस, परंपरागत जो हमारा जो सिनॉप्सिस होता था कि ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं इसका अधिकारी कौन हो, ये किसके लिए कर रहे हैं। सारा संसार तो होगा नहीं, पर्टिकुलर कुछ पार्ट के लोग होंगे। क्यों होंगे, कैसे होंगे, कहां होंगे, इन पर चर्चा करना सिनॉप्सिस का एक पार्ट अधिकारी। इस रिसर्च का विषय क्या है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, विषय क्षेत्र और उद्देश्य जो बोलते हैं कि आपका रिसर्च का विषय क्षेत्र क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, पर्पजफुल होना चाहिए। रिसर्च का तात्पर्य जो है वो कोई न कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करना। बिना प्रॉब्लम के, बिना समस्या के कोई रिसर्च नहीं हो सकता। आपको समस्या क्रिएट करनी पड़ेगी, कमियां आपको ढूंढनी पड़ेंगी, उसी कमियों को आप जो है अपने शोध में दूर करने का प्रयास करें। तो विषय जो है हमारा पर्पजफुल होना चाहिए, कोई न कोई उद्देश्य होगा। रिसर्च हमारा पर्पजफुल होना चाहिए और उसका जो संबंध है, संबंध का मतलब जो टॉपिक है उस टॉपिक से संबंधित ही उसके अंदर विषय होना चाहिए। ये नहीं कि टॉपिक आपने लिख लिया न्याय वैशेषिक फिलॉसफिकल सिस्टम और उसमें जो है कंटेंट में आप जो है अद्वैत वेदांत फिलॉसफिकल सिस्टम की चर्चा कर दी। माने प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होना चाहिए। शीर्षक और उसके विषय के साथ प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होना चाहिए और टॉपिक भी कैची होना चाहिए। कैची का मतलब काटना नहीं, आकर्षक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा टॉपिक ले ले जो 3 साल या 5 साल में पूरा ही ना हो, बहुत छोटा भी ना ले, लगे तो डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट लिखने लायक, इस पर पीएचडी हो गई। और अव्याप्त या अतिव्याप्त और असंभव दोष से दूषित भी ना होना चाहिए। तो शीर्षक हमारा पर्पजफुल होना चाहिए, पर्पजफुल टाइटल होनी चाहिए और उसका कंटेंट उस शीर्षक के साथ मैच करना चाहिए। और यही जो है हमारा प्रयोजन है। ये भारतीय दर्शन की सामान्य प्रवृत्तियां आप देखेंगे जब हमारे जो ग्रंथ दिखाई देते हैं। इसलिए पहले ही जो है शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजनः, शास्त्र के पहले ही कहते हैं, बता देना चाहिए कि संबंध क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। भारतीय दर्शन के लगभग सारे शास्त्रों में आपको ये अवधारणाएं दिखाई दी। तो ये अनुबंध चतुष्टय हमारा या प्रबंध चतुष्टय जो है यह भी भारतीय दर्शन की एक अपनी सामान्य अवधारणा है। इसके बाद भारतीय दर्शन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी हम लोग जब हम लोग किसी विद्वान को हम लोग जब बुलाते हैं या उनका आदर करते हैं तो यही कहते हैं कि पद वाक्य प्रमाण ज्ञान एते आचार्य। पद वाक्य और प्रमाण ये भी भारतीय दर्शन का 3 जो है मेथोडोलॉजी, सबको जितने भी रिसर्चर हैं उनको पद वाक्य और प्रमाणज्ञ तो होना ही पड़ेगा, तभी रिसर्च जो है हमारा वो फाइंडिंग दे पाए। पद शास्त्र का मतलब क्या है? पद शास्त्र का मतलब व्याकरण। क्यों पढ़ना चाहिए? काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्रोपकारकम। अगर आप ग्रामर नहीं जानेंगे तो संस्कृत में प्रकृति क्या है, पद क्या है, एक पद का दूसरे पद से संबंध कैसा है, विशेषण विशेष भाव कहाँ है, क्रिया क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, इनका आप नहीं समझ सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। तो क्या होगा? इसी पद शास्त्र में, इसी पद में ही, इसी पद के विज्ञान में ही क्या है, जो कंटेंट है अर्थात वो जो ज्ञान है अंतर्निहित है।
पता चला हमें पद का ही ज्ञान नहीं है, व्याकरण का ही ज्ञान नहीं है, तो उसके अंदर निहित जो तत्व है, पदार्थ है, उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? इसलिए पदशास्त्र व्याकरण भी अपने आप में दर्शन है। माधवाचार्य ने दर्शन संग्रह में व्याकरण को दर्शन के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। दर्शन का वाक्पदी तो लिंग्विस्टिक्स का अच्छा जो है दर्शन है। पदशास्त्र के साथ साथ फिर जो है वाक्मय पद वाक्य शास्त्र। वाक्य शास्त्र क्या है? पूर्व मीमांसा। इसी को पूर्व मीमांसा का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वे टूल प्रोवाइड करता है, एक मैकेनिज्म, एक डिवाइस देता है जिससे आप सेंटेंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं। माने जो वाक्य है, वाक्य को एनालिसिस करने वाला जो शास्त्र है, जो हमें कुछ टेक्निक्स देता है, प्रविधि बताता है, वह हमारा मीमांसा शास्त्र है। इसलिए इसको वाक्यार्थ विज्ञान भी कहते हैं। अगर पूर्व मीमांसा का ज्ञान नहीं है तो आप जो है वाक्य को विश्लेषित नहीं कर पाएंगे, एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। और जब विश्लेषित नहीं करेंगे तो हमने शुरू में बता दिया कि हमारे यहाँ दो ही प्रकार का विश्लेषण की प्रविधि है। एक तो वेद से शुरुआत करिए, अपौरुषेय शास्त्रों का विश्लेषण करिए और फिर अपने दैनिक अनुभव से उनको जोड़ दीजिए, तब आप कुछ अभिव्यक्त कर पाएंगे। इसको टॉप डाउन मॉडल कहते हैं। या जो है अपने दिन के जो अनुभव है उनको विश्लेषण करना चालू करिए, बाद में वैदिक सेंटेंस है उनको कोलैबोरेट कर दीजिए, उनको लिंक जोड़ दीजिए, तब आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये एनालिसिस का कराने वाला जो शास्त्र है कौन है? ये विश्लेषण की प्रविधि कौन बताता है? ये विश्लेषण की प्रविधि को जो है पूर्व मीमांसा बताता है। इसलिए पूर्व मीमांसा उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ तीसरा है प्रमाण शास्त्र। प्रमाण शास्त्र न्याय वैशेषिक फिलॉसफिकल सिस्टम। ये क्या देता है? प्रमाण शास्त्र का मतलब ये लॉजिक देता है, क्रिटिकल थिंकिंग बताता है। आप अगर तार्किक नहीं होंगे, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आपके व्यक्तित्व में नहीं होगा, आपके एटीट्यूड में नहीं होगा, तब भी आप जो है आपके पास पद शास्त्र का भी ज्ञान हो, आपके साथ जो पास जो है एनालिसिस का डिस्कोर्स ऑफ एनालिसिस का भी आपको ज्ञान हो, लेकिन अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, साइंटिफिक एटीट्यूड कह सकते हैं, वैज्ञानिक आपका दृष्टिकोण नहीं है, तब भी आप शोध कार्य नहीं कर सकते हैं, वो अच्छा रिसर्च नहीं हो सकता। इसीलिए प्रमाण शास्त्र, इसीलिए आप देखें जो है वात्स्यायन सूत्र भाष्य में भी कहा गया है और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी कहा है कि प्रदीपः सर्व विद्यानां उपायः सर्व कर्मणां आश्रयः सर्व धर्माणां सेयम आन्वीक्षिकी या शाश्वत आन्वीक्षिकी मता, दोनों मिलता है। सायम आन्वीक्षिकी मता भी आता है, शाश्वत आन्वीक्षिकी मता भी आता है। तो ये जो प्रमाण शास्त्र है वो प्रदीप है सारे। माने इससे हमें क्या होता है? लॉजिक मिलता है, तर्क मिलता है। और अगर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो आप कुछ जो है कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और इसीलिए पद वाक्य और प्रमाण की बात चलती है। अगर पद वाक्य प्रमाण का अगर आपके पास जो है निष्णात है, मास्टरी ओवर दिस, इस पर कमांड होना चाहिए, माने लिंग्विस्टिक्स का ज्ञान होना चाहिए, तो आपको प्रोवाइड करेगा टूल्स, क्या? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस। पद शास्त्र के द्वारा आप वाक्य को समझने का जो है आपको टूल मिलता है, मैकेनिज्म मिलता है। इसी तरह से वाक्य शास्त्र, इसको वाक्यार्थ शास्त्र कहेंगे। इससे क्या होगा? आपको एक टूल मिलेगा जिससे आप सेंटेंस को एनालाइज कर सकते हैं, सेंटेंस को डिस्कोर्स कर सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं। और इसके बाद प्रमाण शास्त्र क्या करेगा? वो आपका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ऐसा लॉजिक, एक टूल, लॉजिक के रूप में ऐसे टूल प्रोवाइड करेगा जिससे आप क्रिटिकली थिंकिंग कर सकते हैं। जब तीनों चीज हो जाएंगी तो प्रमेय शास्त्र पर जो है आप अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। प्रमेय शास्त्र, प्रमेय का मतलब संपूर्ण जो विश्व है उसका जो विश्व में जो तत्व है उनका ज्ञान, उनको आप विश्लेषित कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी कहा जाता है कि पद वाक्य प्रमाण प्रमेय पारावारिणा हेते आचार्य। माने पद वाक्य प्रमाण अगर हो गया तो प्रमेय तो स्वतः आ जाएगा, ये उसका जो है क्या है? प्रयोजन है। लेकिन कुछ लोग प्रमेय में भी दक्ष हो गए, माने वो पूरा जो है वो निष्णात विद्वान है। तो भारतीय दर्शन में जो है पद वाक्य और प्रमाण शास्त्र की भी अपनी जो है बहुत बड़ी महत्ता है। और अगर ये देखें तो तीनों दर्शन है, पर शास्त्र को आप न मानिएगा नहीं सिर्फ व्याकरण है, व्याकरण भी अपने आप में
दर्शन। कौन सा दर्शन है? वो अद्वैत वेदांत का दर्शन है। कौन सा? शब्द ब्रह्माद्वैत। शब्द को ही वो ब्रह्म मानता है और वही अद्वैत फिलॉसफी सिस्टम को आगे ले जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर छोटी छोटी और चीजें अगर हम इस पर डिस्कोर्स कर लें जो है पद वाक्य प्रमाण के अलावा भारतीय दर्शन में, तो चीजें आएंगी। सामान्य चीजें आएंगी। वर्ल्ड व्यू ऑफ इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन का जो है वैश्विक दृष्टि क्या है, उसके 3 आधार तो हमने बता दिया आपको कि 3 आधार पर वर्ल्ड व्यू बनता है। हर व्यक्ति यहाँ का फिलॉसफर हो जाता है। उसके 3 हैं। एक तो भारत की पर्यावरण ऐसा है कि संगम के किनारे बैठोगे, 4 बाबाओं से मिलना है, तो एक फिलॉसफिकल अप्रोच आ जाएगा। माने भारतीय दर्शन का जो है ग्रेट इंडियन फिलॉसफिकल स्पिरिचुअल कल्चर ऐसा है यहाँ। दूसरा है हमारा डेली टू डेली हम थिंकिंग करते हैं, हमारा अनुभव है, टकराता है लोगों से, फिर भी कोई दृष्टि बन जाती है। तीसरा जब हम इंटरेक्शन करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, इनसे हमारी एक वैश्विक दृष्टि बनती है। उस वैश्विक दृष्टि को भी जो है, जो भारतीय दर्शन है, उनको जो है हम अगर बांटे तो उनको भी हम 4 भागों में बांट सकते हैं। माने इंडियन फिलॉसफी की 4 प्रकार की वैश्विक दृष्टि, वर्ल्ड व्यू। माने इस वर्ल्ड व्यू में तो पहले तो इनके 2 आधार बनाइए। दूसरा है मेरी, एक तो इसको हम कहेंगे संस्कृत में अभेद श्रुति, इसको कहेंगे अभेद श्रुति ही, इसको कहेंगे भेद श्रुति। या तो एक तत्व है, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, ये तो एक तत्व है, एको हम बहुश्याम। या जो है भेद श्रुति कि इस संसार में हर तत्व अलग अलग है। 2 ही प्रकार की मेजर वैश्विक दृष्टि इंडियन फिलॉसफी में। कुछ लोग तो मानते हैं कि पूरे विश्व में एक ही स्पिरिट है, जो कॉस्मिक एनर्जी है वह एक, इसको हम ब्रह्म कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, यहां एक जो विश्व है प्लूरलिस्टिक विश्व है, इसलिए इसमें अनेक तत्व हैं। और इन्हीं दोनों को आधार बना करके इंडियन भारत में भारतीय दर्शन की जो है वो वैश्विक दृष्टि बनती है, जिसको पुनः हम 4 भाग में बांट सकते हैं। एक तो पहला है +A और यहां +B कर दीजिए, मैथमेटिकली समझना। इसलिए संस्कृत को मैं विज्ञान मानता हूं, संस्कृत को साइंस के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास भी करता हूं। चीजों को साइंटिफिकली समझना है। देवदत्ता यज्ञदत्ता या मक्षिका स्थान मक्षिका के रूप में समझेंगे तो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। मैथमेटिकली समझिए, अभेद श्रुति और भेद श्रुति +A+B। मैं जो ये जो +A+B है, इससे एक वैश्विक दृष्टि बनती है, जिनको हम जो शुद्धाद्वैतवादियों की, वल्लभाचार्य जैसे लोग, वो कहते हैं कि सोर्स ऑफ दिस रियलिटी इज वन एंड इट हैज बिकम इनटू मेनी। फिर समझिए, कहते हैं कि ये विश्व जो है प्लूरल है, माने बहुतायता से भरा हुआ है। कहते हैं कि इस विश्व का जो कारण है, सोर्स है, वह तो एक है, और वही जो है मेनी के रूप में मैनिफेस्ट हो गया, या वही मेनी के रूप में या बहुत के रूप में वह अभिव्यक्त हो गया। एको हम बहुश्याम, ये शुद्धाद्वैतवादियों का मत है। एक तो एक वैश्विक दृष्टि बन गई कि पूरा जो विश्व है, इस विश्व में एक तत्व है, वही एक ही तत्व जो है मेनी के रूप में, अधिकता के रूप में अपने को मैनिफेस्ट कर देता है। जैसे सोना ही एक पदार्थ है, वही सोना फिर क्या होता है, ऑर्नामेंट्स बनाता है, कटक बना देगा, कुंडल बना देगा, जो भी बना देगा, है वो सोना। एक तो ये वैश्विक दृष्टि बन गई।
वैश्विक दृष्टि प्लस ए और माइनस बी, ये शंकराद्वैत की है। शंकराद्वैतवादी आचार्य शंकर ने यही कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म जो है वही सत्य है और जगत जो है ये माने उस ब्रह्म का क्या है, अपीयरेंस है, माने द सोर्स ऑफ दिस प्लूरलिटी, इस बहुतायता का जो सोर्स है वह तो एक है, वही मेनी के रूप में अपीयर होता है। अपीयर का मतलब प्रतिभासित होता है, विवर्त का रूप होता है। शंकराचार्य कहते हैं या उनके जो अवलंबी हैं वो कहते हैं कि ये जो विश्व है जो आपको प्लूरल दिखाई देता है, इस विश्व का जो मूल तत्व है वह तो एक है, वही बहुत्व के रूप में क्या होता है, वो प्रतिभासित होता है। अंग्रेजी में कहेंगे द सोर्स ऑफ अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड इज वन, इट अपीयर्स इनटू मेनी। एक कहते हैं इट बिकम्स इनटू मेनी, एक ही जो है मेनी में हो जाता है, और दूसरा कहता नहीं इट अपीयर्स इनटू मेनी, एक ही जो है वो दूसरे बहुत के रूप में प्रतिभासित होता है। एक वैश्विक दृष्टि है। तीसरी वैश्विक दृष्टि देखें, माइनस ए और प्लस बी। जितने भी प्लूरलिस्टिक फिलॉसफिकल सिस्टम हैं, इसमें हम सांख्य को ले लेंगे, इसमें हम योग को ले लेंगे, न्याय को ले लेंगे और वैशेषिक को ले लेंगे। जो डुअलिस्टिक और प्लूरलिस्टिक फिलॉसफिकल सिस्टम्स हैं, सांख्य और योग ड्यूलिस्टिक फिलॉसफिकल सिस्टम है, प्रकृति और पुरुष है, और न्याय वैशेषिक प्लूरलिस्टिक है, कोई 7 पदार्थ मानता है, कोई 16 पदार्थ मानता है, प्लूरलिज्म है वहां पे। ठीक, तो जो इस ए और बी है, माने जो सोर्स ऑफ अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड इज नॉट वन, माने यहां इसको माइनस कर दीजिए, माइनस ए, एक नहीं है। कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी, इस जो विश्व दिखाई दे रहा, जो विविधता से भरा हुआ है, इसके मूल में जो वास्तविक तत्व है वह एक नहीं है, वन नहीं है, वो जो है मेनी है। माने इस पूरे विश्व का जो विविधता वाला पूरा विश्व दिखाई दे रहा है, उसके पृष्ठभूमि में उसका जो मूल तत्व है वह एक नहीं है। आप अगर न्याय और वैशेषिक को देखेंगे तो न्याय और वैशेषिक में 2 नित्य तत्व मिलते हैं, एक ईश्वर है और दूसरा परमाणु है। ईश्वर और परमाणु ये दोनों इटर्नल है, जब आपस में मिलते हैं तब वही जो है सृष्टि का निर्माण है। तो कहते हैं कि नहीं, ये जो इस पूरे विश्व में, इस जगत में जो आपको विविधता दिखाई दे रही है, उसका जो मूल तत्व है वह एक नहीं है, अपितु मेनी हैज बिकम मेनी। अंग्रेजी में कहेंगे बहुत ही बहुत हो गए। वही 7 पदार्थ से अनंत पदार्थ बन गए, या वही 16 पदार्थ से अनंत पदार्थ बन गए। वैशेषिक सूत्र में 7 पदार्थों की चर्चा नहीं है, 6 पदार्थों की चर्चा है। बाद में प्रशस्त पादभास ने 7वां पदार्थ अभाव जोड़ा। तो वही 7 पदार्थ से ही पूरा विश्व बना है, या वो 16 पदार्थों से पूरा विश्व। तो सोर्स ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज नॉट वन, द सोर्स ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज मेनी, एंड मेनी हैज बिकम इनटू मेनी। तीसरा विश्व। जितने भी ड्यूअलिस्टिक फिलॉसफिकल सिस्टम है, प्लूरलिस्टिक फिलॉसफिकल सिस्टम है, या रियलिस्टिक फिलॉसफिकल सिस्टम है, वो सब उन सब की वैश्विक दृष्टि इसी पे चलती है, वर्ल्ड व्यू पर इसी पे चलती है। एक चौथा और अंतिम माइनस ए और माइनस बी। इसमें हमारा बौद्ध दर्शन आता है। बौद्ध दर्शन ये कहते हैं बौद्ध में 2 चीजें, एक स्वलक्षण है और सामान्य लक्षण। स्वलक्षण जो है प्रत्यक्ष से ही जाना जा सकता, माने ऑटो एस्टैब्लिश्ड है, तो सामान्य लक्षण अनुमान से जाना जा सकता। तो कहते हैं कि ए और बी, माने जब सोर्स ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज नाइदर वन नॉर मेनी बट ड्यूरेबल। बौद्ध क्या कहता है कि भैया इन सब पटलों में मत फंसिए,
ये जो पूरा विविधता वाला विश्व दिखाई देता है, इसके मूल में जो वास्तविक जो अल्टीमेट रियलिटी सत्ता है वह एक नहीं है और ना तो अधिक है, अपितु टाइम ड्यूरेबल है, माने क्षणिक है। यत सत तत् क्षणिकम, जो सत्य है वो क्षणिक। और कैसे जानेंगे? अर्थ क्रिया कार्य से समझेंगे। तो ये जो है चौथी जो है हमारी जो है वैश्विक दृष्टि बनती है। आप पूरे इंडियन फिलॉसफी को इन्हीं चारों में से, चारों वैश्विक दृष्टि में किसी न किसी रूप में अंतर्भूत कर सकते हैं। इस पर रिसर्च पेपर बन सकता है। इस वैश्विक दृष्टि में जो मूल है कारण वही जो तीन मैंने आपको बताया। एक तो हमारा भारत जो है महान है ज्ञान की दृष्टि से, दूसरा हमारा अनुभव भी बड़ा, हम क्रिटिकल रिफ्लेक्शन करते हैं, दिन भर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। राजनीति मत सोचिए, वो अलग विषय हो जाता है, और फिर उसको सोचने से कुछ मिलता है, एकेडमिक चीजें सोचिए। और तीसरा हमारा जो इंटरेक्शन है, आज हम आए हैं, कल सर लोग हमारे यहाँ आएंगे, कल हम आप लोगों को विश्वविद्यालय विभाग में बुलाएंगे, इससे इंटरेक्शन होगा, कुछ ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान से हम क्या करेंगे? तत्व को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ सर ने मुझे बुलाया और आप सबसे इंटरेक्शन करने का मुझे अवसर मिला, और मेरे अंदर जो भी गुरुओं के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो मैंने आप सबको बताने का प्रयास किया। इसमें जो दोष हैं वो दोष हमारे व्यक्तिगत हैं, और इसमें जो अच्छाइयां होंगी वो पूरी आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू।